होमवर्क वाला सम्स ही आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और आज फिर कुछ नया बात होगा हम और बताएंगे। आइए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आइए ध्यान समझेंगे। सुनिए, थोड़ा सा कुछ बच्चे लोग को कन्फ्यूजन हो गया था पिछले क्लास जो हम लोग पढ़े थे, तो कुछ बच्चे लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था सम्स करने को लेकर। पिछले क्लास में हम लोग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसका नाम था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें हम आप लोग के साथ ये डिस्कस किए थे कि अकाउंटिंग का 3 बेसिस होता है, बेसिस नहीं 3 बेसिस, BASES। ठीक है, बेसिस का मतलब करने का तरीका, अकाउंट में प्रॉफिट निकालते हो, निकालने का तरीका कितना है। तो पिछले क्लास में अपने लोग ये डिस्कस किए थे कि 3 तरीके से हम लोग प्रॉफिट को निकालते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम था कैश बेसिस। कैश बेसिस में हम ये बताए थे कि सिर्फ कैश इनकम लेना, जिस इनकम में लिखा रहेगा रिसीप्ट उसी को लेना, और जिसमें लिखा रहेगा प्रीपेड, जिस एक्सपेंस में लिखा रहेगा पेड उसी को लेना। कोई भी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एडवांस, रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग, रिगार्डिंग प्रीपेड, रिगार्डिंग अक्रूवल, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ओनली कैश रिसीप्ट लेस कैश पेमेंट, जो बचा वो आपका इनकम है। ठीक है, ये कहानी था किसका, ये कहानी किसका था, हम लोग किस मेथड का, ये हम लोग का था कैश बेसिस का ना। इसका कैश बेसिस में इसका मतलब ये हुआ, कैश बेसिस में कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है, कोई एडजस्टमेंट आपको करना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। गया आइए आइए सामने आइए, सामने को जगह खाली आ जाइए। एक बार कॉपी ला लो कोई थोड़ा, इसका लिखा हुआ आप लिखा हुआ लाइए। देखिए आइए एक बार देखिए, अपने लोग जो स्टार्ट किए थे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये बेसिस लिख दिए। देखो ना, हम लिखे थे बेसिस, तो सोचिए सर इसमें गलत लिखे हैं, है ना। नहीं सर, आप कॉपी किए किसी का देखकर। हाँ, उसको ही बोल दीजिए। ठीक है, बेसिस, ये बेसिस नहीं है, ये बेसिस है ही नहीं, बेसिस है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसका मतलब होता है अकाउंट्स में जो नेट प्रॉफिट निकाल, बहुत बच्चे सोचा हुआ सर स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ऑनलाइन क्लास है ना, चेला बहुत चाप है। अरे मोहित आया क्या, क्लास में मिस करी, बहुत चाप है। आपको दीदी बताइए। अच्छा, हम समझ पा रहे हैं। आइए देखिए, 3 बेसिस पिछले क्लास जो बच्चों ने मिस किए थे, कुछ बच्चे लोग कन्फ्यूजन था, चलिए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। एक अपना है कैश बेस, यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर बेसिस रहेगा, यहाँ बेसिस, ये ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग करेंगे तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे। सर इसी थोड़ा बढ़ा दिए सर, गर्मी और ठंडा लग रहा नहीं सर सर्दी है सर। इधर आ जाइए, आइए। ठीक है, इसमें देखिए बताए थे आपको कि हम लोग क्या लेंगे, इनकम रिसीप्ट। क्या लेना हम लोगों को, इनकम रिसीप्ट और एक्सपेंसेस पेड, इन दोनों का डिफरेंस है, यही अपना इनकम में आएगा। ठीक है, देखिए हम कैलकुलेशन लिखते समय भी हम लिख दिए हैं इनकम रिसीव लेना और एक्सपेंसेस पेड लेना। यहाँ पर हम आपके लिए ऐड कर दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो गया तो मैं ऐड कर दे रही हूँ, नो एडजस्टमेंट फॉर एडवांस, accrual, prepaid, और ये क्या है तो बताइए, तो accrual लिख दिया, आउटस्टैंडिंग। किसी का भी एडजस्टमेंट मत करना, किसी का भी एडजस्टमेंट आप मत करना। ठीक है, इसी का मीनिंग हो, इसी का सिंपल भाषा में लिखा जाता है इनकम रिसीव्ड लेस एक्सपेंसेस पेड। जैसे वाजपेयी जी को थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो गया था कि
कि सर आप यदि इनकम रिसीव्ड लिखते हैं, इनकम रिसीव्ड का मतलब ये भी हुआ कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था इस साल मिल गया है तो उसको ऐड कर लेंगे, पर ये ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं सोचते हैं। इसका मतलब जैसे फीस रिसीव्ड लिखा हुआ है, उस फीस रिसीव्ड में पिछले साल वाला, इस साल वाला और अगले साल वाला सब मिला के लिखा हुआ है, ठीक है सब। इसका मतलब सिर्फ उसी फीस रिसीव्ड को लेना है और उस फीस रिसीव्ड से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हटा देंगे, ठीक है। लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब करेंगे, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग सारा एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, इनकम रिसीव, देखिए ये देखिए इनकम रिसीव है, ये ग्रॉस है, ये टोटल है, तभी ना इसमें से जो लास्ट ईयर वाला है उसको लेस करते हैं और नेक्स्ट ईयर वाला उसको भी लेस करते हैं, और इस ईयर वाला जो नहीं मिला है, जैसे इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और पिछले साल जो एडवांस मिला था वो तो इस ईयर मिला नहीं है, उन दोनों को ऐड करते हैं। एंड सिमिलरली हम लोग एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कौन सा करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। क्यों करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग अभी तक आप पे नहीं किए हैं, तो इस एक्सपेंस तो इसी ईयर का है, एक्सपेंस तो इसी ईयर का है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर प्रीपेड कर चुके थे, तो लास्ट ईयर जो प्रीपेड किए ना इस ईयर के लिए था, तो इस ईयर के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, इस ईयर के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम आपको और अच्छी तरह से बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो देखो हम दो वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है, जो पेड नहीं हुआ है ना, तो ये लास्ट ईयर का भी हो सकता है और ये करंट ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है और लास्ट ईयर का भी हो सकता है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट ईयर आप पेमेंट नहीं किए हैं, तो इस ईयर उसका पेमेंट होगा पहले, इस ईयर पहले उसका उसी का पेमेंट पहले होता है, इसीलिए इस बार जो एक्सपेंस पे हम लोग कर चुके हैं उसके अंदर ये इंक्लूड रहता है। तो लास्ट ईयर वाला हम लोग क्या करते हैं, इसलिए लेस कर लेते हैं, और इस ईयर वाले को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि इस ईयर ये एक्सपेंस पेमेंट हुआ नहीं है, इस ईयर का एक्सपेंस पेमेंट हुआ नहीं है। जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे हम आपको ऐसे बताएं, देखिए जैसे हम आपको बोले कि सैलरी पेड समझिए कॉन्सेप्ट, सब लिखना नहीं, पेड फॉर 2010 का सैलरी हम लोग पेमेंट किए हैं, इंग्लिश में ध्यान रखना, पेड का मतलब ये टोटल पेमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बोले आउटस्टैंडिंग ऑफ 2009 का आउटस्टैंडिंग यदि हम आपको बताते हैं तो 1000 रुपये का 9 का आउटस्टैंडिंग है, एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2010 आपका आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपये का। यदि हम आपको पूछे कि इस ईयर का सैलरी एक्सपेंस क्या है, तो सैलरी एक्सपेंस ऑफ 2010 यदि हम आपसे पूछें क्या है तो कैसे बताइएगा, आप ये बताइए सर देखिए आपने पेमेंट किया है कितना, 50,000, पर इस 50,000 में से आपका पिछले साल वाला पेमेंट कितना है, ये तो पिछले साल वाला था, जब पिछले साल वाला एक्सपेंस इस साल पेमेंट करते हैं तो उसको हटा लीजिए आप ना, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर इंक्लूड हो चुका है एक बार ना। इस ईयर जो आपका आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपये का वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब इस ईयर का एक्चुअल एक्सपेंस कितना हो गया मेरा 51। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा एक्रूअल में। यदि आपको बोले कैश में करिए तो कैश में ना इसका यूज होगा ना ही इसका यूज होगा, कैश में सिर्फ इसका यूज होगा, कैश में सिर्फ इसका यूज होगा, ठीक है। इसका एक्रूअल बेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली इनकम रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस पेड का जो डिफरेंस है वही लेना है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्रूअल बेसिस में पढ़ते हैं तो इस ईयर का जो इनकम है वो लेना है। इसका मतलब इस ईयर का इनकम जैसे हम बोलते हैं, इसका मतलब जो इनकम आप रिसीव किए हैं उसमें यदि पिछले साल का और अगले साल का कोई इनकम इंक्लूड है तो उसको आप हटा दीजिए, और इस ईयर का इनकम यदि ऐसा कोई है जो इंक्लूड नहीं किए हैं उसको इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे तो पिछले साल वाला और अगले साल वाला
हटा दीजिए। उसी को हम लोग इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, पिछले साल वाला मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, दोनों को हटा दीजिए। और इस ईयर वाला एक्सपेंसेस जो उसमें इंक्लूड नहीं है, उसको उसमें ऐड करिए, उसको उसमें ऐड करिए। जैसे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, वो तो इंक्लूड नहीं है क्योंकि पेड में इंक्लूड होता नहीं है। और इस ईयर का एक्सपेंसेस जो लास्ट ईयर पे कर चुके हैं, इसे देखते जानते हैं एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो मान लीजिए हम 2010 में हम ना एडवांस पे किए, एडवांस पेड, जैसे रेंट कर दिया, रेंट एडवांस पेड किए हम 1000 रुपये का। जानते इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। 2010 में जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो 2010 का जो रेंट अमाउंट है, जो रेंट का जो भी अमाउंट होगा उसमें से 1000 रुपया क्या होगा बताओ तो, लेस हो जाएगा ना, बिकॉज ये लास्ट ईयर का पेमेंट है। अच्छा, जब ये 2011 में जब जाएंगे, 2011 में, तो 2011 में जो रेंट का जो भी फिगर होगा उसमें ये 1000 रुपया क्या होगा, ऐड होगा। इसीलिए ये इसको बोलते हैं एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। जिस ईयर एडवांस मिलता है उस ईयर लेस हो जाता है, बिकॉज उस ईयर का एक्सपेंस या इनकम नहीं है। पर जैसे अगले साल जाते हैं तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज ये इनकम या एक्सपेंस इसी कंसर्न ईयर का है, बट उसका पेमेंट लास्ट ईयर हुआ है। ठीक है बात। इसके ऊपर चलिए एक हम छोटा सम्स बताते हैं। होमवर्क में जो सम दिए थे बन गया है क्या, देखना पड़ेगा क्या। ठीक, एक हम करवाते हैं पहले अपना सम्स, फिर होमवर्क मारते हैं। ग्रॉस नहीं भी लिखा रहेगा, ग्रॉस ऐसे लिख देते हैं ताकि बच्चे लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। अब ग्रॉस वर्ड हम नहीं भी लिखेंगे तो भी रिसीव्ड वर्ड का मतलब होता है टोटल है, ग्रॉस का मतलब होता है सारा टोटल। ठीक है। अब ग्रॉस वर्ड किसी क्वेश्चन में ना भी लिखा रहे, किसी क्वेश्चन में ग्रॉस वर्ड नहीं भी लिखा रहे तो भी ठीक है, रिसीव्ड वर्ड का मीनिंग इटसेल्फ है कि टोटल रिसीव्ड है वो। ठीक है। आइए MS1 ये जो बच्चे लोग लास्ट क्लास मिस किए होंगे उन लोग को ज़्यादा हेल्प करेगा, और जो जिनको कंफ्यूजन है उनको तो हेल्प करेगा ही करेगा। आइए फ्रॉम द फॉलोइंग information given by Mr. X finds income under number A cash basis, number B accrual basis, and number C mixed basis। नेक्स्ट बेसिस एग्जाम में कोई दो ही पूछेगा 5 नंबर के लिए। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है, ये दोनों ज़्यादा पूछता है, ऐसे तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अमाउंट रुपीज का कॉलम है, फीस फॉर 2020 कार्ड देना होगा, फॉर लिख दिया ना, इंग्लिश का सेंस चेंज हो जाएगा। फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग
2020, 4 lakh rupees. Accrued fees on 1/1/2020, 1 तारीख को मतलब 1 जैन को 20,000 रुपीज़ का अक्रूड था, एंड 31/12/2020 को ये 30,000 रुपीज़ का अक्रूड है. एडवांस फीस एडवांस फीस 1/1/2020 का के डेट में एडवांस है 25,000 रुपीज़ का, एंड 12 होगा ना 2020 ये 45,000 रुपीज़ का है. हेलो, बोलिए. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं पापा? वहाँ दीजिए पापा को. हेलो, 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 नमस्कार. हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा. हेलो, हाँ हाँ अब आ रहा है, बोलिए. आवाज़ नहीं आ रहा आपका. हाँ, भिजवा दीजिएगा ना, समझे ना. थोड़ा ध्यान नहीं रखिएगा तो हम लोग भी कैसे जिएंगे. ठीक है. हाँ, सैलरी पेड 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1/1/2020 1,000, 31/12/2020 इंश्योरेंस पेड 10,000, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 1/1/2020 2,000, 31/12/2020 3,000. हाँ, पापा जो भी बोले ना मैसेज करके हमको लिख के दे दो. हाँ, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था. ठीक है, आवाज़ नहीं आ रहा. हेलो, क्लास में. हाँ, नहीं उतना बात नहीं करेंगे. ठीक है, ठीक. ये ठीक है. वाईफाई जी कोई पॉइंट और मन में है? सबसे पहला बात कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग बात किए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हम लोग बात किए कि कैश इनकम लेना है, उससे क्या लेस करना है, एक्सपेंसेस जो पे हो चुका है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडजस्टमेंट, इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे.
आइए सॉल्यूशन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ net income under cash basis. Particulars, details, amount of this. आपको क्या लेना है? इनकम जो कैश में मिला है, एक ही इनकम जो कैश में मिला है आपको, ठीक है। लिखिएगा फीस रिसिप्ट। कितना फीस रिसिप्ट? इस फीस रिसिप्ट के साथ कोई भी एडजस्टमेंट आपका नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस फीस रिसिप्ट से हम लोग क्या करेंगे? जितना भी एक्सपेंसेस पेड है, जो एक्सपेंसेस आप पे कर चुके हैं, ठीक है, सारा एक्सपेंसेस पेड आपको लेस करना है, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड में बताइए आपका क्या क्या है? रेंट, मन के तसल्ली के लिए लिख सकते हैं पेड, PAID 30,000 रुपये का। सैलरी पेड 10,000 है, 10,000 लिखेंगे, ठीक है। सैलरी पेड कितना बताइए? ये 30,000 है। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितने का बताइए? 10,000 रुपये का है। टोटल कितना बताइए? टोटल 50,000 रुपये का है। और तो कोई एक्सपेंस है क्या? 3,50,000 रुपये का है। इसका नाम आप नेट प्रॉफिट रखिए, नेट इनकम रखिए, एक ही बात है। अब हम लोग बनाएंगे क्या बताइए? तो अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस का फॉर्मेट था बड़ा होगा, अक्रूअल बेसिस का फॉर्मेट और बड़ा होगा। नंबर बी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस, ठीक है। Details, amount of this, particulars, सब अच्छी रेडी हैं? आइए यहाँ पर हम लोग ए करके हेडिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है मैं बताओ तो पहले इनकम निकालना है। इनकम में सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? फीस रिसीव्ड। अच्छा, ये जो फीस रिसीव्ड है इसको डिटेल्स में लिखेंगे, क्योंकि ये जो फीस रिसीव्ड है ध्यान रखना ये हमेशा ही कुछ नहीं भी लिखा रहे तो भी ये ग्रॉस ही है। ग्रॉस का मतलब सारा इकट्ठा उसी में है,
ठीक है। अब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में जाएंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट में आप लोग दिक्कत होगा तो कॉन्सेप्ट सिंपल करिए पहले। देखिए अक्रूड, अक्रूड का मतलब ये आउटस्टैंडिंग का ही दूसरा नाम है, आउटस्टैंडिंग का ही दूसरा नाम है, लेकिन इनकम के केस में हम लोग अक्रूड वर्ड यूज करते हैं और एक्सपेंस के केस में हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, ये मोस्ट प्रॉपर है, ठीक है। और यदि कोई बच्चा ना इनकम में ही लिख दे आउटस्टैंडिंग तो गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। मान लीजिए हम भी कभी लिख दिया आउटस्टैंडिंग, ये मत सोचिए गलत है, क्योंकि मीनिंग सेम है। पर यदि एक्यूरेसी जब देखेंगे कि कौन सा एकदम परफेक्ट है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है परफेक्ट है एक्सपेंस के लिए, और अक्रूड वर्ड जो परफेक्ट है इनकम के लिए, ठीक है। अब देखिए ये आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग देखिए क्या समझाए थे मैं आपको, ये आउटस्टैंडिंग फर्स्ट जैन का है। फर्स्ट जैन का मतलब पिछले साल का, फर्स्ट जैन का आउटस्टैंडिंग का मतलब पिछले साल का, ठीक है। और 31st का आउटस्टैंडिंग का मतलब इस साल का, ठीक है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये इस ईयर का इनकम नहीं है। यदि आपको यदि मानिए थोड़ा भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, सम्स लिखने से पहले ये सजा लेना, ऐसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। इस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये इनकम तो इसी साल का है, मिला नहीं है, पर इनकम तो इसी साल का है। बोझा उतार ले, चला बोझा उतार ले, बोझा बंद कर, इसी नहीं ठीक अरे लगे रहिए, अरे नहीं सर ठीक है गरम हो गया सर, ज्यादा कूलिंग हो रहा है क्या? ना सर ठीक है सर। ठीक है। फीस एडवांस, अच्छा देखिए 1 तारीख का एडवांस है, 1 तारीख का, फर्स्ट जैन का एडवांस है। फर्स्ट जैन का एडवांस का मतलब क्या हो बताइए तो, इसका मतलब ये एडवांस आपको पिछले साल मिला था। सिंपल भाषा में समझिए ना, पिछले साल एडवांस आपको कोई क्यों दिया, क्योंकि ये इस ईयर के लिए एडवांस और पिछले साल जमा कर दिया, तो इस ईयर के लिए क्या होगा बताइए तो, ऐड होगा, बिकॉज ये इनकम इस ईयर के लिए है। सिमिलरली आपने जो एडवांस दिया है इस साल वो तो अगले साल के लिए है, ठीक है। तो सम्स करते समय हम लोग क्या करते हैं, ऐड वाले को एक साथ लिखते हैं और लेस वाले को एक साथ लिखते हैं। प्रेजेंटेशन में तो कोई चीज है ना, तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से ऐड वाले को एक साथ, लेस वाले को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बच्चे लोग ऐसे समझाते हैं कि ऐड क्या करना है, इस ईयर वाला इनकम, इस ईयर वाला इनकम जो मिला नहीं है, इस ईयर वाला कौन सा ऐसा इनकम है जो मिला नहीं है, जो इस ईयर वाला ऐसा कौन सा इनकम है जो इस ईयर नहीं मिला है। ऐसा 2 इनकम है, एक जो इस ईयर आउटस्टैंडिंग रह गया और दूसरा जो पिछले साल मिल गया। यही दोनों इस कैश में नहीं आएगा ना, रिसीव्ड वर्ड में तो इसी दोनों को नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड accrued for 2020 अमाउंट तो देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। और एडवांस रिसीव्ड इन 2019 मतलब लास्ट ईयर का एडवांस 25,000 देख लो, अमन देख ले, ठीक है। लिख रहा ना बैठा हुआ, 4,55,000। जानते हैं लेस क्या करेंगे, लेस किसको बोलते हैं, मान लीजिए लेस किसको करते हैं, सिंपल भाषा में समझना, लेस जो इस ईयर का इनकम ना हो, क्योंकि एक्चुअल बेसिस का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इसी ईयर का इनकम लेना है, इसी ईयर का एक्सपेंस लेना है। तो आपका जो इनकम रिसीव्ड है उसमें से आप उसी चीज को लेस करना जो इस ईयर का इनकम ना हो। जानते हैं इस ईयर का इनकम कौन सा नहीं है, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, जाहिर सा बात है वो फीस इस साल मिला होगा, तो इस ईयर का इनकम नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। सिमिलरली जो अगले साल का एडवांस है वो तो इस ईयर का इनकम नहीं है ना, उसको लेस करेंगे, ठीक है। accrued for 2019
19 मतलब पिछले साल, अमाउंट देख के बताना थोड़ा। 20,000 और एडवांस फॉर 2021, ये समझ में आया? 2021 कितने बच्चे को समझ में आया? 2021 इस ईयर के एंड में जो एडवांस हमने दिया है वो जाहिर सी बात नेक्स्ट ईयर का है। यदि किसी को लिखना हो ना 2020 तो ऐसे लिखना, एडवांस रिसीव्ड इन 2020। अब फॉर लगा देंगे, इसका मतलब 2021 के लिए था, ये ज्यादा प्रॉपर है। चलिए लेस करके बाहर लगे। 3,90,000 क्या? IB एक्सपेंसेस में देखो क्या हम लोग का रेंट पेड, कोई उसके साथ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं ना। 10,000 रुपये का सैलरी पेड, उसको देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रीम इनर, थर्ड कॉलम में लिखो, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं एडजस्टमेंट। पहुंचे यहाँ तक सब? क्या देखो, ध्यान से देखो, ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1 जन को 1,000 रुपये का, ये 1 जन का आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। और इस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। ठीक है। इंश्योरेंस के साथ देखिए, ये आउटस्टैंडिंग में बाकी है, जो पिछले साल का जो सैलरी बाकी था आपका ना, आपको इस ईयर पे करना पड़ेगा। इसका मतलब इस ईयर का पेमेंट में से आप लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को लेस कर देना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को लेस कर देना। ठीक है। और इस ईयर जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब पेड हुआ नहीं है, तो उसको ऐड कर देना। ठीक है। इंश्योरेंस के साथ प्रीपेड है। अरे जानते हैं ये पिछले साल जो प्रीपेड किए थे किस ईयर के लिए? इस ईयर के लिए। इस ईयर का एक्सपेंस इसलिए ऐड। इस बार जो प्रीपेड करेंगे किस ईयर के लिए? लेस। ठीक है। आइए, जो सैलरी में हम लोग को लेस करना है, पहले लेस करना है अपने लोगों को आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 1,000 रुपये का। इधर हम रखेंगे कितना? 29,000 ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 2,000 रुपये का कितना होगा बताइए? 31,000। आइए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना पेमेंट हो चुका है? 10,000 रुपये। एड प्रीपेड ऑफ 2019 2,000 कितना बचा बताइए? 12,000 लेस प्रीपेड ऑफ 2020 होगा ना, ये ऑफ को फॉर कर देना। एंड प्रीपेड फॉर 2021, अगले साल के लिए प्रीपेड कितना है? 3,000।
ठीक है। अच्छा, मिक्स्ड बेसिस का डेफिनेशन क्या था? मिक्स्ड बेसिस का डेफिनेशन था कि इनकम को लेना है कैश बेसिस में और एक्सपेंसेस को लेना है किससे? अक्रूवल बेसिस में। ठीक है, छोटा सा बनाएंगे फॉर्मेट, क्योंकि एक ही समय में 2 बार कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। छोटा सा फॉर्मेट आप रेडी करिए। सर ये कैश बेसिस में आंसर अलग आया और इसमें हाँ, बेसिस अलग है ना, मेथड अलग है ना, तरीका अलग है ना, तो तीनों का आंसर अलग है। कैश का आंसर अलग और मिक्स एक्रूवल का अलग, मिक्स्ड का अलग, तीनों का अलग। ठीक है। नंबर सी, computation of net income under mixed basis। इसमें आपको फीस रिसीप्ट्स यहाँ लिख दे रहे आपके समझने के लिए। कैश बेसिस वाला, यहाँ मत लिख देना वाला, वो जो सोचे बाबा की अच्छे रे भाई, 4 लाख। अच्छा, लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन सा लेंगे बताइए तो? एक्रूवल बेसिस वाला। एक्रूवल बेसिस वाला कितना था एक्सपेंस? 50,000 रुपये का। आंसर 3,50,000 नेट प्रॉफिट। बोलिए तो, अमन बता तो, होमवर्क को किस समय डाउट था? बताइए। चलिए रेडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सर 11 में डेट का कुछ? हाँ, बोले थे हम डेट में कंफ्यूजन ये आपने। ठीक से नहीं मार्क किया हुआ था, मेरे को खुद नहीं समझ में आया, दूसरों को कैसे समझ में आया? ठीक है, हम बोल देंगे बेटा। चलिए पेज में 11 रेडी करिए। किस मेथड में करना है आपको? कैश बेसिस में, और किस में करना है? एक्रूवल बेसिस में। तो कैश बेसिस वाला फॉर्मेट छोटा सा बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम। अच्छा, इसका नाम क्या रखेंगे बताओ तो? पॉइंट नंबर ए ना,
under cash basis. Details, amount rupees. देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ, फीस रिसीव्ड इन कैश इन 2014, एक्सपेंसेस पेड इन कैश इन 2014, फिर बोला फीस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/12/2014, फीस accrued but not received 31/12/2014, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1/1/14 का, फीस accrued but not received 1/1/14 का है। फिर बोला आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31/12/14, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 1/1, अच्छा इसी का डेट गड़बड़ है देखो, हाँ सर ये 1/1/14 जो है ये 31/12/14 होगा, ये 31/12/14 होगा, ठीक है। और फीस रिसीव्ड इन एडवांस जो दिया हुआ है ऑन 1/1/14 ठीक लग रहा है। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इसका डेट भी गलत है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का डेट है ना 31/12/14 लिखा हुआ है, ये 1/1/14 होगा क्योंकि ऊपर एक बार ऑलरेडी 31/12/14 का हो चुका है, ठीक है। ठीक कर लीजिए, थोड़ा कर लिया आपको क्या, पर अपने लोगों को कैश बेसिस में ये सब तो चाहिए नहीं, ये सब चाहिए नहीं, यहाँ पर हमको चाहिए फीस रिसीव्ड 1,14,000 लेस एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड कितना बताइए तो 30 क्या और कुछ है 84,000, उसका नाम होगा नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, कुछ भी लिखिए। आइए नंबर बी, ठीक है। नंबर बी, रेडी है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम अंडर accrual basis, A, फीस रिसीप्ट कितना बताइए 1,40,000, आपको जानते हैं ऐड क्या करना है, एक अक्रूड फॉर 2014, करंट ईयर का अक्रूड, इस साल का जो अक्रूड है आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। इस साल का अक्रूड थोड़ा सा नजर दौड़ाइए आप लोग और बताइए कितना इस साल का 3600, ठीक है बोलिए। अब उसका मतलब ही तो अक्रूड होता है,
एक्रूड वर्ड जो है ना वो लिखा नॉट रिसीव्ड, फीस एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड, उसका नॉट रिसीव्ड नहीं भी लिखता, एक्रूड का मतलब ही वही होता है। एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। तो साथ में लिख दिया है ना नॉट रिसीव्ड, तो नॉट रिसीव्ड से कोई खास जजमेंट नहीं होगा, वो हम लोग को असर नहीं डालेगा। यहाँ फीस एक्रूड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या ऐड करते हैं, जो इस ईयर का फीस एक्रूड है उसको ऐड करते हैं, और दूसरा क्या ऐड करते हैं, जो फीस पिछले साल मिल चुका है। खोजिए तो दिया है क्या, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, इसका डेट ठीक था ना इसका, अच्छा एडवांस रिसीव्ड इन 2013 कितना बताइए तो 12,000 रुपये। एक बार ऐड गेस करके बताइए। $1,29,000। अच्छा जानते हैं लेस क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं हम लोग accrued ऑफ 2013, पिछले साल का ना, पिछले साल वाला जो accrued है वो लेस करिए। कुछ खोजिए क्वेश्चन में, 1 जैन का कोई इंफॉर्मेशन है क्या, कितने अमाउंट का है, और क्या लेस करेंगे बताओ तो। एडवांस फॉर 14 लिखिए ना, 15 लिखिए, 15 ना। खोजिए तो बात पे, खोजिए ऐसा लिखा हुआ कहीं पर क्या, एक सेकंड देख ले रहे हैं हमको। फीस रिसीव, हाँ फीस रिसीव एडवांस कितना, 18,000 रुपये का है क्या, एकदम क्लियर सबको। आइए इसको बाहर लाइए। 106,800 बी। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या क्या है देखो, एक एक्सपेंसेस पेड है हम लोग का, एक्सपेंसेस पेड है हम लोग का, एक्सपेंसेस पेड क्या हम लोग का 30,000 रुपये। अच्छा आप लोग बताइए, इसमें 2 बात ऐड करना है, वो 2 बात क्या है, मतलब एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग खोजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डेट गलत था ना, पहला वाला डेट बोले थे ठीक था, नीचे वाला थर्ड, लास्ट नीचे की तरफ से थर्ड डेट जो है उसका डेट जिनके पास मैट है वो लोग ठीक कर लीजिए, 31/12/14 कर दीजिए ना। ये आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 बताइएगा 2400। और जानते हैं क्या ऐड करते हैं, प्रीपेड कब का, प्रीपेड ऑफ 2013, जो लास्ट ईयर जो प्रीपेड किए थे, लास्ट ईयर का प्रीपेड बताइए कितना है लास्ट ईयर का प्रीपेड। लास्ट वाले का डेट बोले थे ठीक कर निकले ना, 3600 वाले का 3600 तो ठीक कर लीजिएगा। ये टोटल कितना हुआ 36,000। और जानते हैं लेस क्या करेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2013 अमाउंट बताइए थोड़ा देखकर। 4800 ना,
प्रीपेड फॉर 2015, अगले साल का प्रीपेड बताइए। 4200 क्या? $27,000। हम आपको 2 मिनट का टाइम दिए, किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट को लेकर कोई दिक्कत है तो बात कर लीजिए। 12 नंबर हम तो करवा दी थे ना अमन, 12 का बन जाएगा ना, 12 का बन जाएगा, ठीक है। आप लोग 2 मिनट टाइम दिए, हम किसी बच्चे को कोई दिक्कत है अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉब्लम ठीक आएंगे उसमें। रेडी? आइए, हम आप लोगों को सिखाएंगे एक नया बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यदि हम आपको एक इनकम निकाल कर दे, इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट निकाल कर दे कैश बेसिस का, और कुछ एडजस्टमेंट्स दे देंगे, क्या दे देंगे? कुछ एडजस्टमेंट्स। और यदि हम आपको बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट करो एक्रूअल बेसिस में, तो कैसे होगा? समझे बात? मतलब कैश बेसिस का इनकम को एक्रूअल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर एक्रूअल बेसिस का इनकम को कैश बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपा हुआ क्वेश्चन है, पेपर का छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा नोट्स का पॉइंट नंबर बताना, पॉइंट नंबर 13 हुआ था क्या? 13 हुआ लास्ट हाइब्रिड ना, 14 हुआ था, 14 होगा। अच्छा हाँ, तो ये बोल रहे। आइए पॉइंट नंबर 14, rules for conversion of cash basis net profit into accrual basis
नेट प्रॉफिट। कैश बेसिस का नेट प्रॉफिट है उसको एक्चुअल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन ही उतना ही रहेगा, आपको लगेगा ना सर ऐसा करेंगे एक्चुअल बेसिस से हम बना लेंगे, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट को ऐड लेस करके आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए, व्हेन वी हैव कैश basis net profit, then we can convert हाँ सुविधा बोलिए। हाँ 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 आप टाइम रखिए ना। हाँ ठीक, आप टाइम वही आज है बुधवार ना, वो 7:30 का टाइम रखिए ना। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, टाइम करिए ना हमारे। ठीक, सुमुदा की कोर्ची है बाबा सर, फोन से चलिए वापस आइए, बताइए क्या बोल रहे थे। अमन क्या बोलते बता, क्या समझा रहे थे? कैसे कैश बेसिस को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? कॉन्सेप्ट जो फीस लिए हैं बाबू, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट का सम सब फ्री में करते हैं, और बच्चे लोग को सिखाते हैं ना कि ये चीज़ कैसे हुआ, ये क्यों लिखते हैं, हाँ ये जो सिखाते हैं सिर्फ उसी का फीस लेते हैं, बाकी सब फ्री है। तो आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट अच्छा चीज महंगा ही होता है ना, चेला इतना आपको ये सब बुक में भी नहीं लिखा हुआ, आप कोई बुक खरीद लीजिए, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, सम्स किया हुआ है, सम्स किया हुआ है, हम भी नहीं लिखते मैथ में, सब चौथा मार लेता है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना। कैश बेसिस का नेट प्रॉफिट को यदि आप एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं तो किस बात पर ध्यान रखना है? Now when we have cash basis net profit, then we can convert it into actual basis net profit by making the following adjustments. By making the following adjustments. इनकम वाला, हिंदी समझता है ना सर? इनकम वाला स्ट्रेट वे, इनकम वाला स्टेटमेंट, इनकम वाला एडजस्टमेंट को स्ट्रेट वे मतलब जो होता था वही होगा। मतलब होता था मतलब जैसे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब इसको अक्रूड बोलते हैं, इसको क्या करते थे हम लोग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड। स्टेट वाला, स्टेट वेज का मतलब सेम रखेंगे, हम इसे और लिखवाएंगे, वो सेम रखेंगे। लेकिन एक्सपेंस वाला, एक्सपेंस वाला रिवर्स वेज, एक्सपेंस वाला क्या करना, रिवर्स कर देना। ठीक है, मतलब लेस वाले को कहाँ लिखना, ऐड में, ऐड वाले को लेस में, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा होगा? नाउ इट्स फॉर्मेट इज, नाउ इट्स फॉर्मेट इज, बना सकते हैं आप लोग, हम भी बनाएंगे छोटा सा।
ठीक है। कंप्यूटेशन of net income under accrual basis। नेट इनकम किस बेसिस में निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अपने पास क्या रहेगा, अपने पास क्या दिया रहेगा नहीं पता है। नेट प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये अपने पास रहेगा। ठीक है। इनकम वाले को क्या बोले थे हम आपको, इनकम वाले को क्या करना, स्टेट वेज। स्टेट वेज का मतलब अक्रूड ऑफ करंट ईयर का अक्रूड ऐड करना और एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, आउटर क्रॉस। लेस क्या करना बता तो, लेस क्या करने बताए थे, Advance of next year. अक्रूड ऑफ लास्ट ईयर ना, और एडवांस कौन सा लेस होता है, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, या एडवांस फॉर करो, फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है क्या, यहाँ तक किसी को पूछना है, देख ऐसे लिख के रखना, ऐसे हिंदी समझता है सर, हिंदी समझता है, नहीं तो इंग्लिश लिखना। ये इनकम वाला है, ये इनकम वाला है, ये इनकम वाला एडजस्टमेंट है, ठीक है। स्ट्रेट किए, स्ट्रेट मतलब ऐड होता था तो ऐड ही होगा, लेस होता था तो लेस ही होगा, ठीक है। पर एक्सपेंस का जब करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे। अच्छा, एक्सपेंस में ऐड क्या होता था, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, ये लेस होता था, सॉरी ऐड होता था, उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर। जानते हैं ऐड क्या हो, ऐड क्या होगा, जो पहले क्या होता था, जो पहले लेस होता था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पहले लेस क्या होता था, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस ऑफ, एडवांस फॉर कर देना, फॉर नेक्स्ट ईयर। इसका नाम नेट प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, ये इसके सम्स होगा, घुराएगा बात, हाँ सम्स होगा। तो ध्यान सुनना, कहां तक बात किए थे बताओ। यदि उल्टा केस रहे तब क्या करेंगे, उल्टा केस रहे, उल्टा केस मतलब हम आपको एक्रूअल बेसिस का नेट प्रॉफिट दे दिए, हम आपको बोले कि इसको किस में कन्वर्ट करके दिखाइए, कैश बेसिस में, तब क्या करिएगा, तब क्या करिएगा। तो उसमें याद रखना, इनकम वाला एडजस्टमेंट रिवर्स, एक्सपेंस का एडजस्टमेंट स्ट्रेट। तो इसीलिए ये सब लिखे ना, ये सब याद रखिएगा, नीचे वाला बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 15।
Point number 15. Rules for conversion of accrual basis net profit into cash basis net profit. Ready? Are you when we have accrual basis net profit, then we can convert it into cash basis by making the following adjustments. ठीक है? Number 1, इनकम वाला को क्या करना? इनकम वाला को रिवर्स करना। एक्सपेंसेस वाले एडजस्टमेंट को क्या करेंगे? स्ट्रेट करना। ठीक है? रेडी करो फॉर्मेट। आइए computation of net profit under cash basis. Details amount rupees. Net profit under accrual basis of accounting. इनकम वाले को क्या बोले? क्या करना बताओ तो? बाबा क्यों चिड़? इनकम वाले को क्या करने बोले हैं? इनकम वाले को बोले हैं रिवर्स, मतलब लेस वाले को आपको ऐड में रखना है। अच्छा फिर सोचिए, इनकम में लेस क्या करते हैं? इनकम ऐसा क्या है जो लेस करते हैं? पिछले साल का एक्रूड ना, अगले साल का एडवांस जो लेस करते हैं। ठीक है, उसको क्या करना? आपको ऐड करना है। ऐड accrued of last year
एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है क्या? स्वागतम बुद्धिवाचीज बाबा डिमांड है। लेस क्या करेंगे बता तुम? accrued of current year, advance of ये कौन सा जैसे बता दूं? ये इनकम वाला है। ठीक है, जो रिवर्स किया हुआ है। और एक्सपेंस को क्या बोले थे? स्टेट वे। स्टेट वे मतलब ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर और प्रीपेड ऑफ लास्ट लेस क्या होगा? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर and prepaid for next इसका नाम रखेंगे नेट प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12। होमवर्क है 12 पहला एंड दूसरा है रीड नोट्स। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इन दोनों के ऊपर सम्स करेंगे, 2 सम्स पहले, और फिर आपको समझाएंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है। मतलब जो आगे हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे उसमें ऐसा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स है जिसको बेस करके सम सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, मतलब टोटल 9 कॉन्सेप्ट्स एंड 4 कन्वेंशंस, 13 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। हो सकता है एक दिन पूरा ना हो पाए, पर 2 क्लास में, अगले 2 क्लास में खत्म हो जाएगा।